हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठक्स अड्डा। हिस्ट्री स्पेशल की मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। अभी तक हम 6 मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 7th को। देखिए, वीडियो देखने के बाद भी यदि किसी क्वेश्चन को लेकर आपको कोई डाउट होता है या फिर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन रहता हो या कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अपने डाउट पूछ सकते हैं, अपने सजेशन, अपना एप्रिशिएशन हमें दे सकते हैं। ठीक है, उससे हमें आपकी एक्टिविटी पता चलती रहती है और आपकी इन एक्टिविटी से हमें मोटिवेशन भी मिलता है। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का मॉक टेस्ट 7। आज का पहला प्रश्न है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वाक्य संबंधित है, किससे संबंधित है बताना है। ऑप्शन है आपके, फर्स्ट नरेंद्र देव से, सेकंड अच्युत पटवर्धन से, थर्ड जयप्रकाश नारायण से, फोर्थ जवाहरलाल नेहरू से, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन से काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं और हमने प्रीवियस मॉक टेस्ट में भी काफ़ी क्वेश्चन इसके डिस्कस किए और डिस्कशन भी काफ़ी ज़्यादा हमने इसका कर चुके हैं। मुझे लगता है अब तक तो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके ऑप्शन है आपके, JB कृपलानी ने, सेकंड राम मनोहर लोहिया ने, थर्ड अच्युत पटवर्धन ने, फोर्थ जयप्रकाश नारायण ने, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन फोर्थ, जयप्रकाश नारायण ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। देखिए, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही मिली थी। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत तो 9 अगस्त 1942 के दिन ही सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। मतलब जैसे ही आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ था उसी दिन जो है सभी जो प्रमुख कांग्रेसी नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार ना हो सके थे उन्होंने गुप्त रूप से असंगठित जनता को निर्देश दिए थे। इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ऑप्शन है आपके, फर्स्ट कुंवर सिंह का, सेकंड नाना साहब का, थर्ड तात्या टोपे का, फोर्थ मंगल पांडे का, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। किसका नाम था वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, तात्या टोपे का। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे और इनका जन्म महाराष्ट्र में येवला में गांव में हुआ था। इन्हें नाना साहब ने अपना सैनिक सलाहकार भी नियुक्त किया था, कमांडर इन चीफ। और बताते हैं कि इनका जो है एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने इनको धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया था जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में सो रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी की सजा दे दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था। ऑप्शन है आपके, फर्स्ट अमरावती में, सेकंड बेलगांव में,
थर्ड कराची में, फोर्थ नागपुर में, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, बेलगांव में। बेलगांव कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ये आपका 39वां अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1924 ईस्वी में, जो कि बेलग्राम में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने किसानों को स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य धारा से जोड़ा था, और इसी अधिवेशन में गांधी दास पैक्ट की स्वीकृति भी मिल गई थी। देखिए, महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाने के पीछे एक कारण था। देखो, खिलाफत आंदोलन के बाद में जो है हिंदू मुस्लिम एकता खत्म हो रही थी। खिलाफत आंदोलन आपको पता है 1919 में शुरू हुआ था, तो उस समय हिंदू मुस्लिम एकता खत्म हो रही थी और कांग्रेस भी दो हिस्सों में बट गई थी। इन परिस्थितियों में ही महात्मा गांधी को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। कौन सा अधिनियम था वो। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सेकंड चार्टर एक्ट 1953। 1953 क्या कोई चार्टर एक्ट 1953 नहीं, 1853 होगा, ठीक है। ऑप्शन थर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन फोर्थ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन फिफ्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्या हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। देखिए, जो ये एक्ट था इसमें जो है कैनिंग ने विभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी। विभागीय व्यवस्था यानी कि पोर्टफोलियो व्यवस्था। इस व्यवस्था के अनुसार वाइसराय की परिषद के कार्यकारी सदस्य समन्वित रूप से किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत ना करके व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करेंगे। और इसको हम काउंसिल बिल को जो है 1861 के काउंसिल बिल को हम जानते हैं मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली की शुरुआत के लिए भी। और इसमें जो है कुछ सदस्य गैर सरकारी होंगे, ये कहा गया था। इसमें भारतीयों को शामिल करने का वैधानिक प्रस्ताव नहीं किया गया था, लेकिन कुछ कुलीन भारतीयों की नियुक्ति हो सकती थी, लेकिन उनको भी प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो ये क्वेश्चन में देखो कह रहा है देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था, पूरी तरीके से नहीं था। प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था और वैधानिक प्रस्ताव भी नहीं किया गया था कि भारतीयों को शामिल करेंगे, लेकिन कुछ कुलीन भारतीयों की नियुक्ति हो सकती थी, जैसे कि बनारस के राजा, पंजाब के महाराजा और सर दिनकर राव को इसमें इनकी नियुक्ति की गई थी संस्थागत शासन प्रणाली से। ठीक है, देखिए 1861 के काउंसिल बिल में एक और चीज़ महत्वपूर्ण है। इसमें जो है एक आर्थिक जो सदस्य होता था उसको स्थायी बना दिया गया था, और वो थे आपके जेम्स विल्सन। उनको हम भारत में बजट और आयकर का जनक कहते हैं। देखिए इसको पढ़ने से काफ़ी सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे 1861 का काउंसिल बिल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। ऑप्शन है आपके, फर्स्ट अफगानिस्तान में, सेकंड जर्मनी में, थर्ड सिंगापुर में, फोर्थ तुर्की में, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अफगानिस्तान में। देखिए 1 दिसंबर 1915 को अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार की स्थापना कर जो ये राजा महेंद्र प्रताप थे, इन्होंने स्वयं को राष्ट्रपति और एक और थे मोहम्मद बरकतुल्ला, उनको प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से कुछ क्वेश्चन छूट गया लग रहा है ना। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। ऑप्शन दिए हुए हैं 12 एवं 16, सेकेंड ऑप्शन है 14 एवं 18,
थर्ड ऑप्शन है 15 एवं 21, फोर्थ ऑप्शन है 16 एवं 22, फिफ्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड 14 एवं 18। शारदा अधिनियम में क्या क्या कहा गया था, इसके अंतर्गत क्या किया गया था। लड़कियों की जो उम्र थी वो थी 14 और लड़कों की जो थी वो थी 18। लड़कियों और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः इतनी निर्धारित कर दी गई थी, 14 एवं 18। देखिए 1929 ईस्वी में शारदा अधिनियम आया था। 1929 ईस्वी में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट कहा गया है। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। देखिए शारदा एक्ट है जो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही है हाल ही में जून में एक न्यूज़ आई थी जिसमें कि सरकार ने एक टास्क फोर्स कमेटी बनाई है जो कि शादी की लीगल एज को 18 से बढ़ाकर, लड़कियों की जो शादी की लीगल एज है 18 वर्तमान में, उसको बढ़ाकर 21 करने का विचार कर रही है। और इस टास्क फोर्स में 10 मेंबर हैं और 31 जुलाई तक वो अपनी रिकमेंडेशन सबमिट करने के लिए इनको कहा गया है। ठीक है ना। इस टास्क फोर्स की जो अध्यक्ष हैं वो हैं जया जेटली। और इससे पहले 1978 में भी शारदा एक्ट में संशोधन के बाद लड़कियों की जो शादी की कानूनी उम्र थी उसको 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और उसके बाद एक संशोधन शारदा एक्ट में संशोधन 2006 में भी किया गया था, लेकिन उसमें 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की जो धारा 9 थी उसकी पुनर्व्याख्या की गई थी। ठीक है। और हाल ही में आपको मैंने बता दिया कि न्यूज़ में ये टॉपिक ये चल रहा है शारदा एक्ट, इसकी उम्र बढ़ाने की बात की जा रही है लड़कियों की, तो ये उसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासन आरोहण हुआ था। ऑप्शन है आपके फर्स्ट अकबर, सेकंड जहांगीर का, थर्ड औरंगजेब का, फोर्थ शाहजहां का, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड औरंगजेब का। औरंगजेब का 2 बार सिंहासन आरोहण हुआ था, 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहला तो कब हुआ था, राज्याभिषेक दोनों ही राज्याभिषेक दिल्ली में हुए थे, लेकिन पहला हुआ था 31 जुलाई 1658 को, और दूसरा राज्याभिषेक उनका खजवा एवं देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद दिल्ली में ही 15 जून 1659 को हुआ था। ठीक है। उस समय इन्होंने आलमगीर पाशा गाजी की उपाधि भी धारण की थी और सिंहासन पर आसीन हुए थे। आलमगीर मतलब होता है विश्व विजेता की उपाधि लेकर उपाधि धारण की थी इन्होंने। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था। ऑप्शन है आपके फर्स्ट औरंगजेब के समय पर, सेकंड शाहजहां के समय में, थर्ड जहांगीर के समय में, फोर्थ अकबर के समय में, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए किस शासक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, शाहजहां के समय में किया गया था। देखिए शाहजहां ने नहीं किया था, शाहजहां का बेटा है, बड़ा बेटा दारा शिकोह, उन्होंने किया था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर शीर्षक के तहत किया था। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी थी। यही नहीं, शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। और दारा की जो मूल रचना है वो है नज्म उल बहरीन। देखिए कई क्वेश्चन बन जाते हैं इस टॉपिक से भी, जैसे कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था। तो जो पहला मुस्लिम था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था वो था दारा शिकोह।
और एक और क्वेश्चन बनता है इसी की तरह कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो वो अल बरूनी था। ठीक है, तो इसमें आप क्लियर रहिएगा कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन पूछा जाता है तो पहला मुस्लिम दारा शिकोह है, लेकिन पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अल-बरूनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी से उसका धर्म, मतलब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उसका धर्म, समुदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आपके, फर्स्ट कबीर का, सेकंड रामानंद का, थर्ड रामानुज का, फोर्थ चैतन्य का, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, रामानंद का। रामानंद का कथन था कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, समुदाय या जाति ना पूछे। रामानंद के शिष्यों में सभी धर्म जाति के लोग जो है शामिल हुआ करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक था? निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक था? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट अरविंदो घोष, सेकंड फिरोज शाह मेहता, थर्ड दादा भाई नौरोजी, फोर्थ सुभाष चंद्र बोस, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अरविंद घोष। अरविंद घोष स्वदेशी के समर्थक थे। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष जो हैं प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता पंजाब से लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक और बंगाल से विपिन चंद्र पाल थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? ऑप्शन है आपके, फर्स्ट महात्मा गांधी, सेकंड राम मनोहर लोहिया, थर्ड रविन्द्रनाथ टैगोर, फोर्थ सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को देश नायक? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको देश नायक कहा था। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने जो है 1939 में हरिपुर अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय का कांग्रेस अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता की थी 1938 में। और उसी के अध्यक्ष बनने के बाद में जो है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया था। और महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। आपको बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस ने इसी के बाद जो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उसमें भी गांधी जी के पसंद के उम्मीदवार थे एक पट्टाभी सीतारामैया, उनको हराकर फिर से अध्यक्ष बन गए थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन गांधी जी थोड़ा इस चीज़ को लेकर नाराज़ हो गए थे, इसलिए उन्होंने अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अध्यक्षता से इस्तीफ़ा दे दिया था। और उसके बाद में जो नए अध्यक्ष बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? देखिए 1916 का लखनऊ अधिवेशन भी हम बहुत बार डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, तो आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शन है, फर्स्ट एनी बेसेंट, सेकंड लाला लाजपत राय, थर्ड मोतीलाल नेहरू, फोर्थ AC मजूमदार, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, AC मजूमदार। देखिए दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और जो ये अधिवेशन है वो दो तरीके से
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला तो ये है कि उग्रवादियों ने जो कि 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित किया हुआ था जिनको, उनका कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ था। और दूसरा क्यों ये इम्पोर्टेंट है, इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने महती भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन है फर्स्ट सिस्टर निवेदिता, सेकंड सावित्रीबाई फुले, थर्ड एनी बेसेंट, फोर्थ बाल गंगाधर तिलक, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए किसके द्वारा कहा गया था यह कथन? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता जो है वो आयरिश स्कॉटिश सामाजिक कार्यकर्ता, लेखिका व अध्यापिका थी और वे स्वामी विवेकानंद की शिष्या भी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है आज का, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? देखिए फिर से भारत छोड़ो आंदोलन से कितने क्वेश्चन आपके बन जाते हैं और हम कितनी बार इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, तो इसका आंसर आप फटाफट बता दीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है महात्मा गांधी, सेकंड जवाहरलाल नेहरू, थर्ड यूसुफ मेहर अली, फोर्थ अरुणा आसफ अली, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड यूसुफ मेहर अली। देखिए मैंने आपको बताया था प्रीवियस मॉक टेस्ट में भी कि भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसमें 2 नारे काफ़ी प्रसिद्ध रहे, करो या मरो, और दूसरा था भारत छोड़ो का नारा। ठीक है, तो करो या मरो का नारा तो महात्मा गांधी जी ने दिया था और जो भारत छोड़ो का नारा था वो दिया था यूसुफ मेहर अली ने। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इसको हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। बाकी काफ़ी डिटेल में हम इसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, तो इतना मुझे लगता नहीं बताने की ज़रूरत है। चलिए आज के हमारे प्रश्न यही थे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके हमें अपना सजेशन दें, और कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।